हाय फ्रेंड्स, मेरा नाम है वरुण सिंह और आज इस वीडियो में मैं कवर करूंगा मेरी मेंस की बैंक पीओ और क्लर्क के मेंस की स्ट्रैटेजी फॉर प्रिपरेशन और इसकी एग्ज़ाम में जो मैंने अप्लाई करी थी सॉल्व करते टाइम। मैं दोनों की स्ट्रैटेजी आपसे मैं डिस्कस करूंगा इस वीडियो में। डिस्क्रिप्टिव जो होता है लेटर राइटिंग और ऐसे राइटिंग जो बैंक पीओ के मेंस में आता है वो मैं नेक्स्ट वीडियो में कवर करूँगा, क्योंकि ये वीडियो क्लर्क और पीओ के मेंस के लिए है, जो कि ये चारों चीज़ें दोनों ही पेपर में आती हैं। तो चलिए हम एक एक करके बाकी सारे सब्जेक्ट के बारे में बात करते हैं। सो फ्रेंड्स, इस वीडियो में मैं मेंस की स्ट्रैटेजी डिस्कस करने वाला हूं, लेकिन अगर जो स्टार्टिंग से प्रिपरेशन कर रहे हैं, जिनका ये फर्स्ट अटेम्प्ट है, या वो लोग जो अभी तक प्री जिनका भी क्रॉस नहीं हुआ है, ऐसे लोग नहीं जिनका मेंस क्रॉस हो चुका है, बट ऐसे लोग जिनका प्री भी अभी तक क्रॉस नहीं हुआ है, कई साल से प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो मैं उनको सजेस्ट करूँगा कि वो इस वीडियो से पहले या इस वीडियो के बाद में मैं 4 वीडियोस का डिस्क्रिप्शन लिंक में दे दूंगा फॉर मैथ्स प्रिपरेशन, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के लिए, रीजनिंग के लिए, इंग्लिश के लिए और जीए के लिए। मैं चारों का लिंक दे दूंगा, आप वो वीडियोस देखो, क्योंकि ये उसके कई सारे कॉन्सेप्ट में यूज़ करूँगा। उस वीडियो से कई तरीके से लिंक्ड है ये वीडियो, उसके आगे का ये वीडियो है, तो आप वो वीडियो ज़रूर देखना। अब हम बात करते हैं रीजनिंग के कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के बारे में जो मेन्स में आपको पढ़ने हैं, और चाहे तो आप इसको नोट डाउन कर सकते हैं। सबसे पहले जो इम्पॉर्टेंट चीज़ आती है वो मेंस लेवल पजल्स हैं। उसमें सीटिंग अरेंजमेंट भी मैं काउंट कर रहा हूँ। सीटिंग अरेंजमेंट पजल्स का एक सेट आता है। उसके बाद में जो दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ आती है रीजनिंग में, वो आता है क्रिटिकल रीजनिंग। बहुत सारे लोग क्रिटिकल रीजनिंग को गलत सोर्सेज से पढ़ते हैं और इस वजह से वो वहाँ पे तुक्का लगाते हैं और उनका मैक्सिमम नंबर्स या तो नहीं आ पाते, या उन्होंने जो अज्यूम करा होता है उसमें वो नेगेटिव मार्किंग ले आते हैं। तो क्रिटिकल रीजनिंग का मैं सोर्स अभी सजेस्ट करूँगा आपको। उसके बाद में आता है आपका डायरेक्शन टेस्ट हो गया, उसके जो रिलेटेड पजल्स आती हैं, मतलब एक आपको पूरा सेंटेंस दे दिया जाता है, उसके हिसाब से आपको पूरा सॉल्व करना होता है। 4 से 5 क्वेश्चन का एक सेट आता है। फिर आपको ब्लड रिलेशन से भी एक पूरा आपको एक मिल सकता है, आपको एक पजल टाइप का एक सेट, जो जिसमें आपके 3 से 5 क्वेश्चन आपके होंगे। इसके बाद में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है। इस बार जितने मेंस हुए थे 2021 में, मतलब जनवरी से स्टार्ट हुए थे 2020 के जो पेपर थे, तो उसमें मैंने देखा कि इनपुट आउटपुट बहुत ही अच्छे तरीके से आया था। उसमें 1 या 2 भी कभी कभी मैंने देखे। तो इनपुट आउटपुट को भी आपको ध्यान से पढ़ना है। तो ये थे कुछ टॉपिक्स जो रीजनिंग के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अब हम बात कर लेते हैं मैथमेटिक्स के कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक, जो उसके बिना आपकी मैथमेटिक्स मेंस के लिए अधूरी है। प्री के लिए मैंने पहले टॉपिक सजेस्ट करें, जो वीडियो मैंने आपको सजेस्ट करी, लिंक जिसका डिस्क्रिप्शन में है, वो आप देखो। मेंस के लिए मैं आपको टॉपिक बताता हूँ। DI और कैसलेट के 3 से 4 सेट आपको अगर आ गए, आपने सॉल्व कर लिए, तो आपके 20-25 नंबर आपके बन जाएंगे, आराम से आपका पेपर निकल जाएगा। तो DI केसलेट तो एक सेट आ गया। उसके बाद में आता है आपका क्वांटिटी 1, क्वांटिटी 2 और कहीं कहीं क्वांटिटी 3 भी आजकल आता है। फिर आता है नंबर सीरीज़। अब SBI PO जो लास्ट ईयर आया था उसमें नंबर सीरीज़ बहुत ईजी थी, लेकिन उसका जो फॉर्म था वो बहुत कठिन दिख रहा था। उसमें एग्जाम्पल के तौर पे मैं समझा रहा हूँ कि जैसे उसमें लिखा होता प्राइम नंबर से डिविजिबल हो, जिसका LCM HCF कुछ ऐसे करके लिखा हुआ था। वो मुझे इतना डरावना लगा कि मैंने उसको छोड़ दिया। बट बाद में आके मैंने जब उसको समझा, दूसरे चैनल्स के थ्रू मैंने देखा वो वापस क्वेश्चन क्या था, तो मुझे लगा कि ये एक तरीके से डिस्गाइज था कठिन क्वेश्चन के रूप में, लेकिन उसको जब आप सॉल्व करोगे तो बहुत आसानी से वो सॉल्व हो रहा था। 3 से 4 मिनट के अंदर 5 क्वेश्चन आराम से बन जाते। तो नंबर सीरीज़ के भी क्वेश्चन आए थे SBI PO में, और ये RRB PO में भी आए थे। इनफैक्ट क्लर्क में भी इसके 5 क्वेश्चन आए थे, RRB क्लर्क में। तो ये नंबर सीरीज़ बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। इसके बाद में एक बहुत ही छोटी सी चीज़ आती है जिसको काफ़ी लोग बहुत डिफ़िकल्ट मानते हैं, वो है डेटा सफिशिएंसी। डेटा सफिशिएंसी में आपको कई बार में 2 स्टेटमेंट, कभी कभी 3 स्टेटमेंट भी मिल जाते हैं। तो इस तरीके से होता है। और लास्ट में मिसलेनियस प्रॉब्लम्स आती हैं आपकी मैथमेटिक्स में। मिसलेनियस के सारे चैप्टर्स उसमें कवर हो जाते हैं, लेकिन मेनली कुछ स्पेसिफिक चैप्टर्स रहते हैं। जैसे मैं आपको दिखा दूँगा कि क्या क्या चैप्टर्स वो रहते हैं। अब हम बात कर लेते हैं इंग्लिश के कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के बारे में। तो इंग्लिश में जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ आती है वो है आपका कॉम्प्रिहेंशन। आपके कॉम्प्रिहेंशन के लगभग 2 सेट तो आपको मिलेंगे किसी भी एग्ज़ाम में, मेंस एग्ज़ाम में, और उसी के संग में जुड़ा हुआ होगा सिनोनिम, एंटोनिम और वर्ड मीनिंग्स के तरीके से कुछ इसमें क्वेश्चन इसमें ही जुड़े आ जाएंगे। फॉर एग्जांपल आपका 5 क्वेश्चन कॉम्प्रिहेंशन से थे, तो उसके अंदर कुछ वर्ड्स होंगे, उसमें आपको सिनोनिम, एंटोनिम मिल जाएंगे। तो ये आपका लगभग 7 क्वेश्चन का एक सेट बन जाता है इसमें। उसके बाद आपको क्लोज टेस्ट मिल जाएगा, सेंटेंस रीअरेंजमेंट 5 से 7 क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे। अगर टफ़ है तो अगर इजी है तो 3 भी मिल सकते हैं आपको, मीडियम में 5 और बहुत डिफिकल्ट है 7 क्वेश्चन भी मिल जाएंगे। एरर फाइंडिंग के आपको आ जाते हैं, रिप्लेसमेंट आ जाता है, कभी कभी सेंटेंस रिप्लेसमेंट आ जाता है, कभी वर्ड रिप्लेसमेंट आ जाता है, ठीक है।
ये कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। अब हम बात करते हैं जीएस से इंपॉर्टेंट चीज़ों के बारे में। तो जीएस मेनली कंसिस्ट करती है आपकी करंट अफेयर की, और लगभग अगर 40 क्वेश्चन आ रहे हैं आपके जीएस के, तो उसमें 4 से मैक्सिमम 4 या 5 क्वेश्चन उसमें स्टैटिक के आएंगे। आपको बहुत ज़्यादा घबराने की ज़रूरत नहीं। अगर आपका स्टैटिक नहीं भी इतना मजबूत है तो आप उसके बेसिक टर्म्स पढ़िए। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। IBPS PO इसी साल जो हुआ था, फरवरी में, सॉरी, उसमें क्वेश्चन आया था SLR के ऊपर। उसमें डेफिनेशन दी गई थी क्वेश्चन में, और नीचे MCLR, SLR, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, ऐसे ऑप्शन थे। तो अगर आपको उसकी डेफिनेशन पता थी तो आप आराम से उसको टिक करके आ सकते थे। तो ऐसे भी क्वेश्चन आए हैं जो डायरेक्टली स्टैटिक से आ गए थे, बट मैक्सिमम पोर्शन जो रहता है वो करंट अफेयर का रहता है। उसमें भी आपकी करंट अफेयर भी आपको मैंने वीडियो में मैंने बताया, जो लास्ट वीडियो मैंने GA के ऊपर बनाई थी, उसमें मैंने पूरी तरीके से बताया था कि क्या क्या उसमें आता है। तो आप वो जाके देख लो, उसमें डिटेल मैंने एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है। सो आई होप मैंने आपको सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जितने भी सब्जेक्ट्स के हैं वो मैंने बता दिए। अब मैं आपसे शेयर करता हूँ जो मेरी प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी थी, कि मैंने किस तरीके से ये सारी चीज़ें 1 से 2 महीने के बीच में मंथ्स में मैंने ये कवर कर ली थी। क्योंकि जो मेरा लास्ट प्री था वो 5 जनवरी को था SBI PO का। उसके बाद में 29 जनवरी को ही SBI PO का मेंस था। तो पूरा 1 महीना भी नहीं था, बट कहीं ना कहीं मैंने थोड़ा पहले से थोड़ा सा स्टार्टिंग कर दिया था। तो लगभग 1 से 1.5 महीने का टाइम मेरे पास था। तो अगर आप आज से प्रिपरेशन स्टार्ट करा हुआ है आपने प्री के लिए, तो आप प्री के ख़त्म होते ही, जैसे आपका प्री ख़त्म होगा तब आप चालू करोगे, तब भी आपको थोड़ा 1 से 1.5 महीने का टाइम आपको मिल जाएगा। सो प्रिपरेशन मेरी क्या थी, मैं आपसे कुछ डिटेल्स शेयर करता हूँ। सबसे पहले मेरे पास एक डायरी थी, मैं डायरी में हर चीज़ लिखता था। तो मेरा जो सिस्टम यूज़ किया था उसको मैं टारगेट सिस्टम बोलता हूँ। जो बिज़नेस डेवलपमेंट के लोग हैं वो इस बात को समझेंगे, कनेक्ट कर पाओ तो आप कनेक्ट करना, इस चीज़ से समझने की कोशिश करो। तो मैं क्या करता था कि मेरा एक मंथली टारगेट रहता था। मंथली टारगेट को मैं ब्रेक करता था 4 वीकली टारगेट्स में। 4 वीकली टारगेट से बाद होने में मैं 6 दिन का एक वीक बनाता था अपना, और मेरा जो 7वां दिन होता था वीक का वो मेरा बफर डे होता था। अब मैंने जो मंथली टारगेट है उसको मैंने ब्रेक किया है। जो टारगेट के मेरे जितने मैंने चीज़ें पढ़नी है 1 महीने में, उसको मैंने 4 पोर्शन में ब्रेक किया। 4 पोर्शन में 4 वीक्स में कन्वर्ट करा। फिर एक जो पोर्शन है उसको मैंने फर्दर 6 पार्ट में डिवाइड कर दिया। इस तरीके से मेरा 1 दिन का टारगेट निकल के आता था। अब इसको आपको अरेंज कैसे करना है मैं समझाता हूँ आपको। मैंने अभी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बताए। अब इसमें जो आपको डेली करना ही करना है वो आपकी मेंस की कम से कम 2 पज़ल्स या केसलेट लगाइए। आप डेली 2 पज़ल्स तो लगाइए। अगर आप 5 से 7 क्वेश्चन इनइक्वालिटी के कभी कर पाते हैं तो नहीं, मैं पहले डेली की बात कर रहा था। तो हम DI पे थे, आप 2 DI लगाइए, 2 से 4 पज़ल्स लगाइए मेंस की। अगर आपकी स्पीड बन गई तब आप 2 से 4 लगाइए। स्टार्टिंग में आप 1 भी लगा लेते हैं तो बहुत सही है। स्टार्टिंग में पहले 1 वीक में आप 1 लगाइए, दूसरे वीक में 2 चालू करिए, क्योंकि इसमें टाइम लगता है, आधा घंटा भी लग सकता है आपको स्टार्टिंग में। उसके बाद में DI हो गया, पज़ल्स हो गई। उसके बाद में आ गया आपका थर्ड जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है वो है कॉम्प्रिहेंशन। आपको कॉम्प्रिहेंशन उसमें लेना है, ठीक है। कम से कम 1 या 2 कॉम्प्रिहेंशन आपको डेली सॉल्व करना है। फिर चौथी चीज़ आ जाती है आपकी GS, करंट अफेयर आपको डेली रिवाइज करनी है। प्री के बाद तो आपको रोज़ लिखनी है और रोज़ रिवाइज भी करनी है। उसका इटरेटिव मॉडल पिछली वीडियो में मैंने सिखाया था, आप उसको जाके रेफ़र करो, ठीक है। अब इन चीज़ों को आप मैनेज कैसे करोगे, तो आप एक दिन में 2 पज़ल, 2 DI और 2 कॉम्प्रिहेंशन आप लगा सकते हो। आपको कितना 1 से 2-2.5 घंटा लग जाएगा, इसमें 2 घंटा लग जाएगा एवरेज। आप 2 घंटा स्टार्टिंग में सुबह का जो टाइम होता है सबसे पहले आप यही काम करो। उसके बाद में मैथ्स के टॉपिक्स हैं, रीजनिंग के टॉपिक्स हैं, इंग्लिश के टॉपिक्स हैं। इन तीनों को आपको मल्टीप्लेक्स करना है, कभी ये, इन तीनों में से। जैसे धागे आपको बुनने हैं ना, एक तो कभी इसका निकाला कभी उसका निकाला, फिर आपको ऐसे करके एक दिन में कभी रीजनिंग पढ़ रहे हो आप, कभी रीजनिंग का कुछ छोटा टॉपिक उठा लिया। फॉर एग्जांपल आपने जैसे 2 घंटे में वो पढ़ लिया, फिर आपने आज नंबर सीरीज़ उठा ली, साथ में आपने थोड़ा सा एरर पढ़ लिया, फिर आपने डायरेक्शन टेस्ट थोड़ा सा पढ़ लिया, फिर नेक्स्ट डे आपने नंबर सीरीज़ नहीं लिया, आपने क्वांटिटी 1 क्वांटिटी 2 ले लिया, फिर आपने सेंटेंस रीअरेंजमेंट ले लिया। सेंटेंस रीअरेंजमेंट बड़ा टॉपिक है तो आपने उसको एक ऐसे दिन लिया जिसमें बाकी छोटे छोटे टॉपिक्स आते हैं। वैसे नंबर सीरीज़ एक बड़ा टॉपिक है तो आपने छोटे छोटे टॉपिक बाकी चीज़ों के ले लिए। इस तरीके से अपना पूरा आप टारगेट बनाइए, और ये सारे टारगेट को आप फिक्स रखिए कि 6 दिन में मुझे टारगेट पूरा करना है, जो मेरा वीकली टारगेट है। इन केस आपका वीकली टारगेट पूरा नहीं हो पाता है
तो आप अपना जो 7वां दिन है, जो बफर डे है, आप उस बफर डे में अपना जितना भी पेंडिंग वर्क है वो उसमें कंप्लीट कर सकते हैं, ताकि आप जो नेक्स्ट साइकिल चालू हो गया कि नेक्स्ट वीक की, आप उसमें ज़ीरो पे दोबारा खड़े होंगे, आपको कुछ नेगेटिव में नहीं रहेगा, आपको कुछ दोबारा दूसरे पिछले वीक का कोई कैरी ऑन नहीं है, आपको एक नया वीक स्टार्ट होगा, आपको वहाँ से कंटिन्यू करना है। तो इस तरीके से ये मेरा स्ट्रैटेजी थी प्रिपेयर करने की। अब आपको पता है आपको पढ़ना कैसे है, आपको मैनेज कैसे करना है अपना 1 महीना, और अब मैं आपको बताता हूँ कि आपको सॉल्व कैसे करना है। और ये बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ है। आप मेरी बात सुनने के बाद में आप प्रीवियस ईयर के पेपर, मैं आपको कुछ फ़ोटोज़ भी दिखा दूंगा, अगर मेरे पास होंगी तो मैं आपको दिखा दूंगा कि कितना इजी था ये। रीजनिंग जैसे बोलते हैं ना, सॉल्व करना बहुत मुश्किल है, लेकिन अगर आप राइट अप्रोच से सॉल्व कर रहे हो तो इतना डिफ़िकल्ट नहीं है। अब मैं आपको बताता हूँ पजल्स के बारे में। जनरली एक पेपर आपके सामने रहता है और आपके सामने सबसे पहले 5 वेरिएबल की पजल्स आ जाती है। उस 5 वेरिएबल को पजल अगर आप स्टार्ट कर दोगे सॉल्व करना तो आपका आधा घंटा निकल जाएगा, और उसमें भी आपकी कोई गारंटी नहीं कि वो सॉल्व हो भी जाए, तो आपको शायद क्या बोलते हैं सेक्शनल कट ऑफ भी क्लियर नहीं होगा। सो मेरा आपको कहना ये है कि पेपर में डिफ़िकल्ट, मॉडरेट और इजी, ये सारे ही क्वेश्चंस होते हैं, इसका एक कॉम्बिनेशन होता है। अगर आप इजी क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो आपको 1 नंबर मिलेगा, डिफ़िकल्ट क्वेश्चन के 2 नंबर होते हैं। इस तरीके से पेपर अरेंज होता है। लेकिन अगर आप बहुत ज़्यादा हाई लेवल नहीं पढ़ा हुआ है आपने, अब मेरे जैसे हो, बिगिनर हो आप, तो आप क्या करो, आप इजी क्वेश्चन ढूंढो, उसको अच्छे से करो, उसके बाद मॉडरेट पे जाओ, और फिर लास्ट में ट्राई करो डिफ़िकल्ट के लिए। पजल्स की बात करते हैं। पजल सीटिंग अरेंजमेंट में मैंने खुद देखा ये लास्ट ईयर में कि तीनों मैंने पीओ के मेंस दिए, तीनों मैंने क्रॉस भी करे थे, उसमें मेरे रीजनिंग में सबसे अच्छे नंबर आए थे। उसका तरीका ये था कि मुझे पता था पेपर में इजी क्वेश्चंस भी रहेंगे, तो सबसे पहले मैंने पजल देखी 5 वाली, उसको मैंने छोड़ दिया। फिर मैंने ढूंढा जो मेरी स्ट्रेंथ थी, जैसे मेरी स्ट्रेंथ क्रिटिकल रीजनिंग थी। मैं आपको सोर्स दे दूंगा, मैंने क्रिटिकल रीजनिंग पढ़ी थी मेरिट शाइन से, मैं आपको लिंक दे दूंगा नीचे मेरिट शाइन चैनल का, आप जाओ खुद से सर्च करो मेरिट शाइन क्रिटिकल रीजनिंग, आपको मिल जाएगा। बेस्ट टीचर्स हैं, इधर उधर के बहुत सारे टीचर्स हैं जो आपको बोलते हैं, आपको पढ़ाते हैं, बहुत बड़े बड़े ब्रांड्स भी हैं इसमें, आप इसमें मत जाओ, वो आपको गलत पढ़ा रहे हैं। क्योंकि आप एक बार समझ जाओगे कि आपको करना कैसे, उसके बाद आप जब उनके क्वेश्चन देखोगे तो आप बोलोगे गलत पढ़ा रहे हैं। तो अपना दिमाग ओपन रखो, गलत चीज़ मत पढ़ो, शॉर्टकट मत ढूंढो, वो थोड़ा कॉम्प्लेक्स टॉपिक है। तो क्रिटिकल रीजनिंग में आपको अच्छा खासा 10 नंबर का लीड दे सकता है अगर आप सही से उसको पढ़ते हो, ठीक है। तो आपने पजल देखी सबसे पहले 5 वाली, छोड़ दिया आपने, क्रिटिकल रीजनिंग देखी, वो सॉल्व कर दी। उसके बाद में आप लास्ट तक जाओगे ना तो आपको 2 या 3 वेरिएबल की पजल भी आपको मिल जाएंगी। 2 तो नहीं मिलेगी, 2 तो नहीं आती, 3 वेरिएबल की पजल्स भी मिलेगी, तो आपको वो सॉल्व करना है। मैं आपको आप ये कैसे, अब ये आपके दिमाग में क्वेश्चन होगा कि अब ये कैसे जज करोगे कि 2 वेरिएबल की है, 4 वेरिएबल की है, देखते देखते कैसे कर पाओगे। सबसे आसान एक रफ़ आइडिया लेने के लिए आप जितना बड़ा उसका स्टेटमेंट होगा ना और जितना छोटा स्टेटमेंट होगा आप उसके डिफरेंस समझ जाओगे। अगर बहुत ज़्यादा वेरिएबल्स हैं तो उसका स्टेटमेंट भी बहुत बड़ा हो जाएगा। आप छोटे स्टेटमेंट वाले पजल उठाओ। छोटे स्टेटमेंट वाले पजल ये है कि अगर आपको दोबारा भी पढ़ना पड़ेगा तब भी आपका रीडिंग में और उसको एनालाइज करने में कम टाइम लगता है। हो सकता है उसमें केसेस ज़्यादा बने, कन्फ्यूजन हो, बट कन्फ्यूजन तो उसमें भी उसने डेटा संभालने के लिए। तो ये मेरा आपको सजेशन है कि आप छोटे वाले पजल्स पहले सॉल्व करो, उसके बाद आप उसके आगे जाओ। इनपुट आउटपुट बहुत इंपॉर्टेंट है। 2 इनपुट आउटपुट या 1 इनपुट आउटपुट आपको आराम से मिल जाएगा। अगर आपकी उस पर अच्छी कमांड है तो आप उसको कर सकते हो। इनपुट आउटपुट मैंने बुक प्रेफर करी थी, पता नहीं कौन सी थी, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा उसका, उससे मैंने पढ़ा था। मुझे ज़्यादा अच्छी तरीके से नहीं आता था, ये मेरा वीक पॉइंट था, लेकिन मैंने बाकी जगह इसको स्कोर करके एवरेज कर दिया इसको, ठीक है। मेरा ब्लड रिलेशन और डायरेक्शन टेस्ट अच्छा था, तो जैसे ही मैंने उसका देखा तो मैंने कोशिश करी उसको बनाने की और बन गया। तो आपको पहले क्वेश्चन एनालाइज करना है, उसके बाद आपको देखना है कि आपसे हो पाएगा, थोड़ा ट्राई करो। और अगर आपको बहुत लगता है कि ये फंसता चला रहा है तो आप ट्राई करो और थोड़ा सा दिमाग ऑन रखो। अगर आपको ज़्यादा लग रहा है कि मेरा टाइम बहुत ज़्यादा खींच रहा है तो आप इसको छोड़ के दूसरा क्वेश्चन सॉल्व करो। आपके लिए टाइम ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि क्वेश्चन ये भी वही, क्वेश्चन वो भी वही है। कोई आपको ये नहीं दिखेगा कि तुमने डिफिकल्ट क्वेश्चन सॉल्व कर लिए तो तुम ज़्यादा बड़े तीरंदाज हो। क्वेश्चन में मार्क्स अगर उतने ही मिल रहे हैं तो आप आसान वाला क्वेश्चन सॉल्व करके आगे बढ़ जाओ। फंसो मत, जहाँ फंस गए एक सब्जेक्ट में आपके नंबर वहाँ गिर जाएंगे, आपका कॉन्फिडेंस खत्म हो जाएगा, आपके नेक्स्ट सेक्शन में आपको फ़र्क पड़ जाएगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आप हर सेक्शन को मैनेज करके चलो। और एक चीज़ और, रीजनिंग से अपने ओवर एक्सपेक्टेशन मत बांध के जाना। बहुत लोग होते हैं कि बोलते हैं मैं तो 40 में 40 लेके आऊँगा। मैंने देखा था एक वीडियोस में बोलते हैं 40 में 40, अगर 40 में 20 भी लेके आ रहा तो ना बहुत है। आगे स्कोर करने की कोशिश करो, लेकिन रीजनिंग में कभी कभी क्वेश्चन बहुत टफ भी आ जाते हैं, तो क्योंकि कोई बोल नहीं सकता ना कि मैंने 18 कर लिए तो तुम 2 ही कर पाए।
तो एक एवरेज लेके चलो कि मुझे मैक्सिमम अटेम्प्ट करने हैं, बट मैक्सिमम की कोई लिमिट नहीं है, ठीक है। तो प्रेशर में मत आओ कि इतना तो होना ही चाहिए, ऐसा कुछ नहीं है। आप समझ गए ना, मतलब ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, जितना आपसे हो पाए उतना करो, एक्यूरेटली जितना हो उतना करो, तुक्के मत मारो, मेंस में एक भी तुक्का मत मारो, आपको बहुत खलेगा वो। अब हम बात कर लेते हैं मैथमेटिक्स की। तो मैथमेटिक्स में मेरा सजेशन ये है कि आपको DI मिलेंगी, बहुत कठिन वाली भी, इजी वाली भी, कैसलेट भी बहुत डिफिकल्ट भी मिलेंगे। आपकी अगर स्ट्रेंथ बोलती तो आप वहाँ पे जाओ। मिसलेनियस को आप टच मत करो अनलेस आपका ये बहुत स्ट्रॉन्ग टॉपिक है, आप इसमें माहिर हो, तभी आप उसको टच करो स्टार्टिंग में। आपको एक सिंपल वेरिएबल्स वाली आपको DI भी मिलेंगी, चार्ट वाले, आपको वहाँ पे जाके सॉल्व कर लोगे तो आपका काफ़ी स्कोर हो जाएगा। जब आपने कुछ बेसिक स्कोर कर लिया उसके बाद आप बाकी चीज़ों पे आओ। DI में आपको बहुत डिफिकल्ट मिल जाएंगे, अगर आप उसमें फंस गए तो आपका बहुत ज़्यादा टाइम भी चला जाएगा, उसमें कोई श्योरिटी भी नहीं है कि आपको सॉल्व हो पाए कि ना हो पाए। तो आप पहले इजी DI सॉल्व करो, लगभग अप्रोच सबका यही है, आप पहले इजी करो, फिर मॉडरेट पे आओ, फिर डिफिकल्ट पे जाओ। एकदम से डिफिकल्ट पे जंप कर जाओगे तो आपके इजी वाले छूट जाएंगे, तो आपको ज़्यादा कम हो जाएगा, ठीक है। तो आप इजी करो, ढूंढो, मॉडरेट करो, फिर आप डिफिकल्ट पे जाओ, तभी आपका सही हो पाएगा। और इसमें बहुत स्कोरिंग चीज़ है मैथमेटिक्स, इसमें अगर आपका नंबर सीरीज़ लग गया और आपका DI 2 या 3 सेट लग गए तो आपके 20+ मार्क्स आ गए मेंस में, आप ऊपर पहुंच गए हो, आपको सोचने की ज़रूरत नहीं, आप ऊपर पहुंच गए हो। अब हम बात कर रहे थे इंग्लिश की। इंग्लिश में सिंपल सी चीज़ है, आप स्टार्टिंग से सॉल्व करो पेपर, कॉम्प्रहेंशन को बहुत ध्यान से पढ़ो, जिस तरीके से आप पढ़ते हो, मैंने आपको कुछ सोर्स बताए थे लास्ट वीडियो में, आप वहाँ से कुछ उठा सकते हो, और स्टार्टिंग से सॉल्व करो, जितना हो पाए उतना करो। तुक्का मत लगाओ इंग्लिश में, मैक्सिमम लोग तुक्का लगाने से अपना इंग्लिश का पूरा सेक्शन ख़राब कर देते हैं। अगर आपने तुक्का लगाना चालू करा तो आप पूरे में तुक्का लगाते रह जाओगे, और आपका जितने नंबर आए थे आप उसमें नेगेटिव में चले जाओगे, और आप बहुत ही ख़राब स्कोर कर दोगे। तुक्का मत लगाओ। अब हम लास्ट में बात करते हैं GS की। भाई GS में जितना आता है उतना ही करोगे, इसमें भी तुक्का मत लगाओ। मैं स्टार्टिंग से एंड तक यहीं पे आके बोल रहा हूँ कि तुक्का लगाओगे तो आपका सब गलत हो जाएगा, ठीक है। अब RRB PO में एक चीज़ आती है कंप्यूटर की, ठीक है, कंप्यूटर भी आता है उसमें। तो कंप्यूटर के लिए मैं बुक नीचे एक डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा, वहाँ से पढ़ सकते हो। और बाकी जो लोग पूछना चाहते हैं कि SBI PO में, IBPS PO में और बाकी IBPS क्लर्क में क्या आता है कि नहीं आता, तो IBPS क्लर्क में कुछ क्वेश्चन आ जाएंगे, लेकिन SBI PO और IBPS PO में एक भी क्वेश्चन कंप्यूटर साइंस से नहीं था, कंप्यूटर एप्लीकेशन से नहीं था। तो अगर आप सिर्फ उसके लिए फोकस कर रहे हो तो आप कंप्यूटर ना पढ़ो। अगर आप RRB को फोकस करके कर रहे हो तो आप कंप्यूटर ज़रूर पढ़ो, क्योंकि कंप्यूटर में ऐसे लोग थे जिनके मेंस में 110-120 नंबर भी आए थे, लेकिन कंप्यूटर में कट ऑफ भी क्लियर नहीं हुआ था। तो कंप्यूटर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्शन है। सो आई होप आपको ये सब चीज़ें समझ में आई होंगी। मैं लास्ट में फिर बोलूँगा, तुक्का मत मारना, जितना आता है उतना ही करके आओ, और स्ट्रैटेजी यही रखो, पहले ईजी करो, फिर मीडियम करो, फिर डिफ़िकल्ट करो। डिफ़िकल्ट में घुस जाओगे तो मीडियम और ईजी वाले जब छूट जाएंगे तो ज़्यादा बुरा लगेगा। इस तरीके से पेपर सॉल्व करो, और जो मेरी स्ट्रैटेजी है प्रिपरेशन की उसको करो, आपने फॉलो करा, थोड़ा सा भी पहले ट्राई करो, आपको बेनिफिट मिलेगा, ये मेरी गारंटी है। और जो टारगेट बनाने का सिस्टम है, टारगेट बनाने का सिस्टम इसलिए इंपॉर्टेंट है ताकि आपको ये ना लगे कि आपने बहुत कुछ कर सकते थे, आपने नहीं किया। आप सब कुछ लिख लो, फिर उसको मैनेज करने की कोशिश करो उसमें ही। तो इससे क्या होगा, आपकी स्पीड बढ़ जाएगी। आपको पता है कि 2 DI, 2 पजल, 2 कॉम्प्रहेंशन लगाने हैं 2 घंटे के अंदर। आप बोलोगे ये तो पॉसिबल नहीं है। अब आप मेंस का सोच के आओ, 2 कॉम्प्रहेंशन आते ही आते हैं, 2 पजल की जगह 4 पजल आती हैं, उसमें 2 तो लगानी पड़ेंगी, 4-5 DI लगाने होते हैं, उसमें से 2 DI बोल रहा हूँ आपको लगाने के लिए। कितना ईजी है ना। इसको जहाँ आपने 2 घंटे से 1 घंटे में, जहाँ आपने कंप्रेस किया 1 से 1.5 घंटे में, आप ये समझ लो आप मेंस के लिए पूरी तरीके से तैयार हुए हो। सो गाइज़, आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, और जो भी मेंस से डरते हैं लोग उनसे वीडियो शेयर करो, कमेंट्स में अपने डाउट्स पूछ लो, मैं आपको रिवर्ट करूँगा। और मैं अपनी यहाँ पे ईमेल आईडी दे दूँगा, ये मेरी ईमेल आईडी है। अगर आपको कुछ भी पर्सनली डिस्कस करना है मुझसे तो आप इस ईमेल आईडी पे मुझसे डिस्कस कर सकते हो। ये मेरी फेसबुक और ये मेरी इंस्टाग्राम आईडीज़ हैं, आप इस पे जाओ, फॉलो करो, मुझे मैसेज करो, आई विल बी हैप्पी टू रिस्पॉन्ड टू योर गाइज़। जो भी आपको प्रॉब्लम्स आती हैं आप इस पर कर सकते हो। और मेरी नेक्स्ट वीडियो आ रही है डिस्क्रिप्टिव के ऊपर, मैंने कैसे डिस्क्रिप्टिव को लिया। ऐसे राइटिंग और लेटर राइटिंग में एक बहुत अच्छी एक मेरे पास ट्रिक बोलो या मेथड है, वो मैं आपके संग शेयर करूँगा, जिससे आपके पास पॉइंट्स की कभी भी कमी नहीं होगी। सो गाइज़, कीप वॉचिंग एंड थैंक यू अगेन।